नमस्कार। आप सभी का डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में स्वागत है। तो आज हम लोग 31 दिसंबर है और आज के डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। जो यूपीएससी, यूपीपीएससी व अन्य स्टेट के जो करंट अफेयर जहां जहां पूछा जाता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला, साथ ही इसी में जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक होता है वो भी हम लोग कवर करते हैं। तो एक मेजर हिस्सा आपको करंट के बहाने क्या कवर हो जाता है। तो सभी लोग लाइव आ जाइए, आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। और साथ ही सेशन को अन्य जितने भी दोस्त आपके मित्र हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। ये क्लास आपकी अब रेगुलर बेसिस पे 8 से 9 बजे के बीच करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होगी। तो जो लोग लाइव आ चुके हैं या सेशन को आ चुके हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन हम आज का लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप लोग आंसर देना शुरू करिए। तो अभी क्या हुआ कि अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी लखनऊ बेंच के द्वारा स्थानीय चुनावों में ओबीसी के जो आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसमें लखनऊ बेंच ने आरक्षण ओबीसी को यानी रद्द करते हुए कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अब हाल ही में क्या कर दिया गया है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए क्या एक आयोग गठन कर दिया है। और इस आयोग में कितने, ध्यान दीजिएगा, यानी ये कौन है, पिछड़ा वर्ग आयोग है। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये किनको, तो जिन लोगों ने पहला ऑप्शन लगाया न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह, किसको बनाया गया, न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इनके साथ ही इसमें बाकी मेंबर भी है, तो इसमें इनके साथ ही बाकी भी मेंबर है। तो आप लोग बाकी मेंबर का ध्यान उतना जरूरी नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्या, तो यहाँ पर न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब हम बात करें स्थानीय निकाय का, तो स्थानीय निकायों की बात की जाए तो इसमें ध्यान दीजिए, इसे स्थानीय निकायों को कौन 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कौन पंचायती राज व्यवस्था की जाती है, पंचायती राज को लागू किया जाता है। और पंचायती राज का प्रावधान आपसे पूछा जाए किसमें किया गया, तो भाग 9 में किया जाता है। किसमें, भाग 9 में। अनुसूची पूछे तो कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची 11 है। और इसमें विषय पूछे जाए तो कितने, 29 विषय को रखा जाता है। कितने विषय, 29 विषय को रखा जाता है, 29 विषय को रखा जाता है। और एक आर्टिकल जरूर पंचायतों से संबंधित ध्यान आपको रखना चाहिए, अनुच्छेद 40। और 40 किसमें कहता है, पंचायतों के गठन की बात करता है, पंचायतों के गठन की बात करता है, पंचायतों के गठन की बात करता है। इसी प्रकार आपको जो शहरी निकाय है, यानी शहरी स्थानीय निकाय, अगर इनकी बात किया जाए तो इसे कौन से संविधान संशोधन, तो आप कहेंगे 74वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ, 1992 में हुआ। लेकिन ये लागू कब से हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये लागू कब से हुआ, तो यह जून 1993 से लागू हुआ। और इसमें जो पूछा जाता है कि स्थानीय जो शहरी निकाय वाला पहला कौन निगम था, तो पहला शहरी निकाय वाला यानी पहला नगर निगम पूछा जाए, पहला नगर निगम ये कहां पर ये शहरी निकाय की व्यवस्था लागू की गई थी, तब आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बात करें यहां 74वें संविधान संशोधन की, तो 74वां संविधान संशोधन हमने कहा कब से लागू हुआ, जून 1993 से लागू हुआ। और इसके लिए कौन, तो इसके लिए भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था है, तो सारी स्थानीय निकाय के लिए भाग 9A को शामिल किया जाता है। और इसके लिए पूछा जाए कौन सी अनुसूची, तो ध्यान दीजिएगा 12वीं अनुसूची,
टोटल 12, ये सबसे बाद वाली है 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कितने विषय इसमें रखे गए, तो इसमें 18 विषय को शामिल किया गया था। कितने, 18 विषय। एक चीज यहां और ध्यान रखिएगा, जो ये स्थानीय निकाय हो यानी नगर निगम, जो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था आप देखते हो, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी गांवों के स्तर पे भी तो कौन, ग्राम पंचायत, उसके बाद फिर कौन होती है, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और उसके बाद कौन है, जिला पंचायत। कौन है, जिला पंचायत। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है लागू की गई, इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर यह त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इसी को किस नाम से जाना जाता, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के नाम से जाना जाता। और ये बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। बलवंत राव मेहता समिति की बात करें तो इसका गठन 1957 में होता है, लेकिन रिपोर्ट ये कब, तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1959 में, कब, तो ये 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। कहां, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। लेकिन इसी प्रकार यहां जाओगे शहरी स्थानीय निकाय में तो आपको पता है कौन सा, तो ये यहां पर भी यानी आप देखोगे ये सबसे पहले कौन होता है, सबसे ऊपर आप देखोगे तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत, और यहां पर कौन होता है, जिला पंचायत। यानी यहां पर भी ये जो इसको कहा जाता त्रिस्तरीय व्यवस्था। और ये 3 टाइप है, ये 3 टाइप की व्यवस्था यहां पर भी लागू की गई है। यानी नगर निगम सबसे ऊपर, इसमें आप देखेंगे तो कौन है, नगर निगम, उसके बाद नगर परिषद, तो ये यहां पर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया है। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि रिमोट ईवीएम को लेकर चर्चा में रहे भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में क्या सही है। पहला है यह एक संवैधानिक आयोग है, दूसरा है यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, तीसरा है इसके द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाते हैं, चौथा है इसके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। 4 स्टेटमेंट आपने इसको पढ़ लिया होगा। भारत का इलेक्शन कमीशन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने जाने के लिए कौन, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट और स्वायत्त निकाय के रूप में कौन सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह एक संवैधानिक आयोग है, बिल्कुल, क्योंकि इसका उल्लेख आप देखोगे अनुच्छेद 324 में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 324 में है। तो यह पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसके बाद दूसरा क्या, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो इसमें आप देखते हो एक क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और साथ में 2 अन्य यानी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। कुल मिला के ये कितने, 3 मेंबर हैं, और 3 मेंबर हो जाए तो इसी को क्या कहा जाता, यह एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है। तो ये बात भी क्या है, ये बात भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इस समय अगर पूछा जाए कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप कहेंगे राजीव कुमार। कौन है इस समय, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, राजीव कुमार हैं, और साथ में 2 अन्य हैं, एक का नाम कौन है, अनूप पांडे, और दूसरे कौन है, अरुण। अनूप पांडे और अरुण, ये 2 अन्य इसमें क्या है, यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल बात सही है। इसके द्वारा यहां देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाते हैं, ये चर्चा में था। चर्चा
इसको लेके है। और साथ में अभी ये भी हम बताएंगे कि जो ये रिमोट ईवीएम होती है, आर ईवीएम को लेकर ये चर्चा में आ गया, तो ये आर ईवीएम का मतलब क्या है। तो इसके द्वारा ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्थानीय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसको यानी प्रत्येक राज्यों में उसकी स्थापना की गई है। तो ये 3 स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी चौथा ये सही है। इसके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता। तो इसमें क्या बना, 1 2 4, 1 2 4, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप पूछेंगे कि सर ये बताइए कि आपका जो आपने ये कहा, यानी ये रिमोट ईवीएम क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो अभी तक क्या है, आप जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं अपने वहां की अपने स्थानीय पोलिंग बूथ में ही वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, भारत में इतनी ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग उद्योग यानी रोजगार पाने के लिए भारत के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्यों में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। प्रवासी रोजगार के उद्देश्य से आंतरिक प्रवास होता है, इंटरनल क्या होता है भारत में, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इस बेरोजगारी के कारण लोग क्या करते हैं, रोजगार पाने के लिए क्या करते हैं, आंतरिक प्रवास करते हैं। आंतरिक मतलब जब देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य या क्षेत्र में प्रवास हो तो उसी को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। तो आंतरिक प्रवास होता, लेकिन वो जब चुनाव होता तो वो बहुत दूर होते हैं और इसलिए वो वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाते। और यही रहा कि अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ 67.4% लोगों ने क्या किया, वोटिंग किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चिंतित हो गया कि ये क्यों इतना कम है, और इसमें जब इस पे ये ध्यान देना शुरू किया तो आंतरिक प्रवास की वजह से एक बहुत ज्यादा संख्या में लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए। तो इसी आंतरिक प्रवासी या जो विकलांग है, बीमार व्यक्ति है, वो भी वोट क्या कर सके, तो वो वोट जहां बैठा है वहीं से दे सके। तो इसके लिए कौन, उसके लिए रिमोट ईवीएम को लगाया जाएगा, यानी वो जहां रह रहे हैं वहीं पर ईवीएम को तैनात कर दिया जाए और उसके माध्यम से क्या होगा, वो वोट दे पाएंगे। तो ये रिमोट ईवीएम अब ये चर्चा पर चर्चा का विषय बन गया। प्री मेंस दोनों, इसका क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, राजनीतिक दलों के द्वारा क्या इसमें अपनी स्वीकृति दी जाती है, क्या प्रतिक्रिया आती, ये देखने वाली होगी। लेकिन एक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है, एक अच्छा कदम है। इसलिए ये रिमोट ईवीएम को भी पूछा जा सकता है कि किसकी, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ में हमने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, पीछे जानी चुके हो, अनुच्छेद 324 में है। और दूसरी बात क्या आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किसके, तो ये राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता, और किसका, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता, और किसका, लोकसभा का, और किसका, राज्यसभा का चुनाव कराया जाता, और किसका, विधानसभा का चुनाव कराया जाता, विधानसभा का, विधान परिषद का। तो ये सब चुनाव भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सारे चुनाव कराए जाते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। रीड करिए और आंसर देने की भी क्या करिए, कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सुजीत कुमार गुड मॉर्निंग, बेनी प्रसाद यादव गुड मॉर्निंग, सुषमेश गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए और आपकी क्लास लाइव हो रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप प्रहरी, कौन सा मोबाइल ऐप प्रहरी, कौन पूछ रहा, तो यहां ध्यान दीजिएगा, मोबाइल ऐप प्रहरी किसके द्वारा तैयार किया गया है। 4 ऑप्शन है, CISF, BSF, CRPF, ITBP।
आईटीबीपी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी ये देखो, दो क्वेश्चन पर इसमें हमने ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया है कि सारी जो करंट में इंफॉर्मेशन थी, कुछ भी आए तो ये सारी आपके कवरेज में आ गई है। सारी चीजें क्या आ चुकी, कवरेज में आ चुकी हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलो भाई आप लोग जवाब दीजिए, जो लोग लाइव हैं इसका जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये किसके द्वारा लागू किया गया? आपके सारे कमेंट हम देख रहे हैं, आप जवाब देते चलिए। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, भारत का आप देखोगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, पहले जान लीजिए। इसका सही जवाब होगा बीएसएफ। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी इसी को सीमा सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? सीमा सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता। अगर आप इंडिया का मानचित्र बनाएंगे तो इंडिया का ये गुजरात है, गुजरात से जो ये वाला आपका बॉर्डर गया, यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान। और सेम एज इधर आप पूर्वोत्तर भारत में आएंगे तो ये वाले क्षेत्र में कौन है? ये है बांग्लादेश। ये कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ये भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है, यहाँ पर सुरक्षा का जो दायित्व सौंपा गया, ये किसे? बीएसएफ। बात करें बीएसएफ का गठन कब होता है, तो इस बीएसएफ का गठन 1965 में इसका किया गया, क्योंकि 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता? युद्ध। भारत पाक युद्ध हुआ और इसी के बाद ये महसूस किया गया कि भारत को अपनी पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसको क्या करना होगा? मजबूत करना होगा, सुदृढ़ करना होगा। अपनी जो सुरक्षा बल है इसको मुस्तैदी के साथ तैनात करना होगा। इसी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया। और ये ध्यान रखिएगा, भारत में जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है उसका यह पार्ट है कि इसे केंद्रीय सशस्त्र बल कहा जाता है। और केंद्रीय सशस्त्र बल जो आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं सारे क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत ही आते हैं, यानी केंद्रीय सशस्त्र बल के अंतर्गत आते। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? बीएसए। और इसी बीएसए के यानी बीएसए के द्वारा क्या किया गया? एक विकसित कौन सा ऐप था? तो ये प्रहरी ऐप था। प्रहरी ऐप का मतलब हुआ कि जब किसी, आप मान लो कि पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं स्थानीय रूप से, और यहाँ पर इसमें ऐप के माध्यम से क्या किया जाएगा? देखो, अब वर्तमान सरकार दो कॉन्सेप्ट पे काम कर रही। एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रही है बॉर्डर के अंतर्गत। वाइब्रेंट, ध्यान से समझिएगा, वाइब्रेंट विलेज भी पूछा जा सकता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रही है। आप कहेंगे ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो गांवों, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव हैं, उनको क्या अच्छी तरीके से विकसित किया जाएगा। वहां टेक्नोलॉजी, सुरक्षा की दृष्टि से टेक्नोलॉजी को तैनात किया जाएगा और स्थानीय लोगों को भी सचेत किया जाएगा कि जरा भी संदिग्ध की अवस्था हो तुरंत जो सूचना एजेंसी है उसको सूचित करे। यानी स्थानीय लोगों को बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या किया जाएगा? जो बॉर्डर के किनारे हैं गांवों, उनको स्मार्ट बनाने को ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया। और दूसरा हमने कहा ये प्रहरी ऐप में क्या किया जाएगा? जो स्थानीय लोग बॉर्डर के किनारे स्थित जो स्थानीय लोकल पीपुल हैं उनको इसके माध्यम से, यानी सुरक्षा, वो भी अब सुरक्षा का पार्ट बनेंगे। वहां फौजी तो लगा ही है, साथ में फौजी को के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी अब सुरक्षा का क्या करना होगा? यानी सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहना होगा। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा? प्रहरी ऐप अब आपकी समझ में आ चुका होगा। तो ये बीएसएफ के द्वारा विकसित किया गया। और लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च कौन किया? तो लॉन्च किए हैं कौन? गृह मंत्री। और गृह मंत्री इस समय कौन है? अमित शाह जी। आगे आइए, अब इसमें सीआईएसएफ, तो इसकी फुल फॉर्म क्या? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो आपके प्रतिष्ठान होते हैं, बहुत सारे औद्योगिक इकाइयां होती भारत सरकार के, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ के पास होता है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व
पुलिस फोर्स, तो ये क्या आपदा प्रबंधन से लेकर के और कितने कामों में ये लगी रहती है, तो ये सीआरपीएफ, ये सीआरपीएफ के बाद आईटीबीपी का मतलब क्या हुआ, यानी इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जो भारत और चाइना, चमगादड़ चाइना वाला जो ये बॉर्डर है, यहां पर किसको तैनात किया जाता, आईटीबीपी। भारत व चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, यहां पर किसको तैनात किया जाता, आईटीबीपी को तैनात किया जाता है। तो चाइना वाले उस पे पूछे तो आईटीबीपी हो जाएगा। और अब आप कहेंगे कि म्यांमार के साथ कौन, तो सीमा सशस्त्र बल, यहां एक नहीं, उसको SSB, सीमा सशस्त्र बल किसके, तो म्यांमार के साथ क्या करती है, म्यांमार के बॉर्डर पर सीमा सशस्त्र बल को तैनात किया जाता है। किसको, सीमा सशस्त्र बल को तैनात किया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेना द्वारा अहमदाबाद छावनी, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, अहमदाबाद छावनी में उद्घाटित अपनी पहली कौन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3D प्रिंटेड आवास इकाई, 3 डायमेंशन में आप चीजें आप देखते हो, तो 3D प्रिंटेड आवास इकाई एक घर बनाया गया है। और ये के संबंध में क्या सही है, क्या इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया। दूसरा, इसका निर्माण 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन तकनीक के तहत किया गया। क्या सही है, तो इसमें क्या, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए, तो 4 का C हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि हाल ही में ये सेना के द्वारा जो विकसित 3D प्रिंटेड आवास इकाई है, ये कहां की सेना ने विकसित किया, तो ये अहमदाबाद छावनी इकाई के द्वारा ये विकसित किया गया है। और अगला क्वेश्चन पूछेगा ये किस टेक्निक पे है, तो 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्निक। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर भी देते चलिए भाई। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मच्छर जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं, यानी आपके सामने कुछ बीमारियां लिखी हैं और आपको बताना है इनमें से मच्छर की वजह से कौन कौन, मच्छर जनित का मतलब हुआ मच्छर के संपर्क में आने से, काटने से कौन सी बीमारियां होती हैं। अगला कौन है, 3 बीमारियों का नाम जरूर सुने होंगे, डेंगू है, मलेरिया है, इसके बाद चिकनगुनिया है, अगला फाइलेरिया है, अगला येलो फीवर है, अगला जीका वायरस है, अगला जापानी इंसेफ्लाइटिस है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं, मच्छर के काटने से होती हैं। तो आपको पता है डेंगू का, तो बिल्कुल नाम आप सुने, डेंगू इतना फैलता है, भारत सरकार इतनी प्रयास करती है, तो डेंगू आप लिखिएगा। एडीज मच्छर के काटने से, कौन सा, एडीज मच्छर के काटने से क्या फैलता है, इसका वाहक कौन होता, एडीज मच्छर होता है। तो ये डेंगू किससे फैलता, एडीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता, तो मलेरिया बात किया जाए तो एनाफिलीज, कौन सा मच्छर, एनाफिलीज। तो ये मलेरिया एनाफिलीज, मलेरिया क्या हो जाएगा, एनाफिलीज हो जाएगा। इसके बाद जीका, इसमें नाम से ही पता चल रहा है ये जीका वायरस अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें ये अपना प्रकोप बहुत अच्छा कहर बरपाया था। तो इसका क्या, जीका वायरस। और साथ में आपका कौन, येलो फीवर, येलो फीवर में आपका कौन, पूरा शरीर पीले कलर का होने लगता है। और येलो फीवर भी ये किससे होता, मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया भी मच्छर, और फाइलेरिया भी, जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी मच्छर के काटने से होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 सभी, और इन सब बीमारियों को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 6 अगला पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित सोलर एनर्जी, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी में अगले 5 सालों में सौर ऊर्जा का कितना लक्ष्य रखा गया। ये यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये फैक्ट है, और यहां से क्वेश्चन प्री मेंस दोनों में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी योगी
कि योगी जी की सरकार के द्वारा क्या किया गया, न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी घोषित की गई 2022 की। तो ये सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि ये वाला समझिएगा कौन है ये, न्यू सोलर एनर्जी, न्यू सोलर एनर्जी और पॉलिसी। पहला क्वेश्चन बनेगा न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी, क्योंकि राज्य के स्तर पे हुई है तो ये किसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई। पहला क्वेश्चन ये किसके द्वारा ये न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी को लाया गया है, तो सबसे पहले यूपी सरकार। किसके द्वारा लाया गया, यूपी सरकार। अब ये न्यू सोलर एनर्जी में, यानी न्यू सोलर एनर्जी का मतलब क्या है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या किया जाए, सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त किया जाए, बिजली बनाया जाए। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कितना ये टारगेट सेट किया है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें अगले 5 सालों में 22,000 मेगावाट, अगले 5 सालों में, ये 5 वर्षों में कितना 22,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किससे बनाई जाएगी, ये न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत सोलर यानी जो सौर ऊर्जा है उससे प्राप्त की जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा, तो ये 22,000 मेगावाट। कितना हो जाएगा, 22,000 मेगावाट हो जाएगा। तो ये 22,000 मेगावाट जो सोलर एनर्जी है ये किससे उत्तर प्रदेश सरकार प्राप्त करेगा, किससे, तो ये सूर्य ऊर्जा से, किससे, सूर्य ऊर्जा से प्राप्त करेगा। और सूर्य ऊर्जा की बात करें तो यह एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें कौन, जिसमें सौर ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा आती है, और क्या आता है आप कहेंगे इसके बाद विंड एनर्जी, यानी विंड का मतलब क्या हुआ, वायु, ये सौर ऊर्जा, उसके बाद पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा को भी इसमें रखा जाता, इसके बाद किसमें, बायोमास को भी इसी में रखा जाता है, बायोमास, ये सब किस में आते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी इससे प्रदूषण ना के बराबर फैलता है। और अब यहाँ सौर ऊर्जा की बात है तो सौर ऊर्जा के लिए अन्य चीजें भी आप नोट करते चलिएगा। सौर ऊर्जा पहले जानिए, ये नाभिकीय संलयन पे काम करती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जो सूर्य में ऊर्जा हमें मिलती है, ये नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब हुआ 1H2 प्लस 1H2, ये मिलते हैं तो हीलियम का भारी नाभिक 2He4 बनाते हैं, साथ में ऊर्जा। अब फिर ये हीलियम का नाभिक इसमें टूटता है, ये वाला फिर ये बनता, ये वाला इसमें टूटता, ये वाला ये बनता, तो ये चक्रीय क्रम, क्या ये चक्र चलता रहता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है। जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। कौन, क्या है, नाभिकीय संलयन है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एक कौन सी, तो बहुत सारी स्कीम चल रही है। वैश्विक स्तर पे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या स्थापित किया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप देखोगे COP21, जिसे पेरिस जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, पेरिस जलवायु परिवर्तन, ये COP21, ये बात कब की है, 2015। और इसी 2015 में किसके द्वारा, तो भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति, भारत और फ्रांस के प्रयासों से इसका क्या किया गया, नींव डाली गई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और एकमात्र ऐसा ये संस्थान है जो, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, गुरुग्राम। ये भी ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 7 नंबर आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, आंसर आप लोग नहीं लिख रहे, वो मजा आ रहा। जो लोग लाइव हैं आंसर भी देते चलिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा, 6वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? 4 ऑप्शन है, इजराइल, मालदीव, ईरान, पाकिस्तान। ये 4 क्या हैं, देश हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 6वीं बार, ये 1-2 बार नहीं, किसकी कितनी बार, ये 6वीं बार। तो अभी 6वीं बार ध्यान दीजिएगा, 6वीं बार ये पीएम कौन बने हैं, तो ये पीएम, इजराइल के पीएम के रूप में शपथ कौन लिए हैं, तो ये कौन, बेंजामिन
नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा शपथ ली गई है। तो इसका सही जवाब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इजराइल जो देश है, इजराइल और साथ में किसके बीच? इजराइल और साथ में किसके बीच? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इनके बीच क्या समझौता एक हुआ। इसी समझौता को किस नाम से जाना जाता? अब्राहम एकॉर्ड। किस नाम से जाना जाता? अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता। तो ये अब्राहम समझौता वही डोनाल्ड ट्रंप किसके द्वारा ये करवाया गया था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता। इसमें जो मध्यस्थता किए थे अब्राहम एकॉर्ड, इसमें इजराइल था, यूएई था, और साथ में इसमें कौन था? बहरीन, एक भागीदार के रूप में बहरीन भी था। और ये क्वेश्चन आपके पिछली बार एग्जाम में पूछा भी था, मेंस में भी आया था, तो ये काफी काम का है। और इसमें मध्यस्थता कौन किया था? डोनाल्ड ट्रंप। मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसमें यानी उनके प्रयासों से, ये यूएसए के राष्ट्रपति तब उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, उनके प्रयासों से यह समझौता हो पाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, उरुग्वे। कौन सा? उरुग्वे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए इस पे विचार करते हैं। तो ये कौन थे? महान यानी सदी के नायक, महान फुटबॉलर यानी क्या? तो ये कौन थे? फुटबॉलर पेले। इनका कितने वर्ष में निधन हो गया? तो ये 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये कहाँ के थे? ध्यान दीजिएगा, ये ब्राजील। कहाँ के थे? ब्राजील। कहाँ के थे? ब्राजील के फुटबॉलर थे। और इनके नेतृत्व में ही ब्राजील 1958, 1962 और 1970 3 बार वर्ल्ड कप को जीता, यानी फीफा वर्ल्ड कप, विश्व कप को जीता। तो ये आप विश्व कप को जीता। अगर इनकी हम बात करते हैं तो इनके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1281, कितने? 1281 गोल किए गए टोटल। 1281 गोल इनके द्वारा, यानी 1281 गोल किए गए, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनको ओलंपिक समिति, यानी 2000 ईस्वी 1999 में जो ओलंपिक समिति है, उसमें सदस्य के रूप में ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में भी इनको क्या किया गया था? यानी शामिल किया गया था। तो ये सदी के महान नायक 82 वर्ष की आयु में पेले जी का निधन हुआ। उससे रिलेटेड सारी चीजें हमने आपको बता दिया। तो ये 3 बार कौन? ये ब्राजील क्या बना है? यानी इसका वर्ल्ड कप फुटबॉल का जीता है। अब हम बात करें अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसको भी जान लीजिए, वो भी पूछा जा सकता है। कौन? फीफा वर्ल्ड कप 2022। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, ये हुआ कहाँ? तो ये कतर दोहा में हुआ। कहाँ हुआ? कतर दोहा में हुआ। अगला पूछेगा इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था लाइव। क्या था? शुभंकर लाइव था। इसके बाद इसमें टीम कितनी? तो 32 टीमों ने क्या? 1 मिनट, इसमें अगला देखिएगा, इसको फाइनल आपका कौन जीता? तो आपको पता है कौन? अर्जेंटीना। किसके द्वारा ये जीता गया? अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस। तो इसमें जीता कौन है? अर्जेंटीना के द्वारा ये जीता गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला 2022 के बाद 2026 वाला एक कहाँ होगा? तो ये यूएसए, साथ में कनाडा, और साथ में अगला कहाँ? मैक्सिको। इन 3 देशों के प्रयासों से इसका आयोजन कराया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें लास्ट में जो ट्रॉफी देने की बात आई, तो कौन ट्रॉफी देने के लिए? तो ये भारत की तरफ से कौन? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दीपिका पादुकोण को क्या किया गया था? आमंत्रित। ट्रॉफी मिली नहीं, ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफी सम्मानित जो विजेता थे उनको सम्मानित करने के लिए एकमात्र भारत की ये पहली अभिनेत्री बनी थी जिसको आमंत्रित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? यहां जरूर देखिएगा।
अभी ये 720 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है भारत के द्वारा विकसित करके, ये इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है मेघदेछु जल विद्युत परियोजना भारत की कंपनी ने निर्माण किया और अब किसके हवाले कर दिया, अपना पड़ोसी देश भूटान, जो हमेशा से भारत का ये प्राकृतिक सहयोगी देश रहा है, उसको सौंप दिया। तो यहाँ भूटान लिखा है, तो ये मेघदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, भूटान, बिल्कुल बात सही है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के द्वारा हाल ही में मेघदेछु जल विद्युत परियोजना किस देश को निर्मित करके सौंपा गया है, तो ये भारत के द्वारा भूटान को सौंप दिया गया है। अगला है चाकू खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये मालदीव में स्थित है, तो ये भी सही है। अगला है कामेंग चाकू खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये मालदीव में स्थित है, तो ये भी क्या है, सही है। अगला है कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भारत में स्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 मिनट, ये मालदीव में नहीं है, इसका सही कर लीजिएगा। इसका सही जवाब ये 2 नंबर जो चाकू खोला है, ये मालदीव में नहीं है, बल्कि चाकू खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये नेपाल में है। कहाँ है भाई, ये नेपाल में है, तो ये नेपाल में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आप हटाइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो गया गलत, ये है कामेंग। अभी ये भी इसका क्या किया गया, कामेंग चर्चा में रहती है, अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश बोले तो ये भारत में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 कटेगा, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और इसमें रतले पूछे, रतले, तो ये रतले कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और नदी पूछे तो ये चिनाब नदी पर, किस नदी पर, चिनाब नदी पर ये बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन मजेदार है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चर्चा में रहने वाला शब्द क्रायोमेस, चर्चा में रहने वाला शब्द क्रायोमेस का संबंध किससे है। ऐसे यूपीएससी में आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत आते, पीसीएस में क्वेश्चन बहुत आते, तो ये क्रायोमेस जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होती है, तो क्या यानी ये आपकी चर्चा में जो शब्द होते हैं वो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप में पुनर्स्थापन, अगला जलवायु परिवर्तन, अगला जैव विविधता संरक्षण, अगला आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, ये चर्चा में क्या कब आया, तो ये टेक्नोलॉजी ये है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ये देश कौन सा है समझ लीजिए, इसमें आज ऑस्ट्रेलिया कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसी ऑस्ट्रेलिया में ये वाला रीजन है, ये यहाँ पर क्या स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति है, क्या स्थित है, प्रवाल भित्ति। तो यहाँ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसे किस नाम से जाना जाता, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर, इसी को ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता। लेकिन इसमें क्या शुरू हो गया, इसका क्षरण शुरू हो गया जलवायु परिवर्तन या कई कारकों की वजह से। तो ये अब ये जब क्षरण शुरू हो गया तो ये बात आई कि अगर ये जो प्रवाल, क्योंकि ये क्या होते हैं, जैव विविधता के समृद्ध केंद्र होते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, आपके मन में चल रहा होगा क्यों इसका हम संरक्षण करें, क्योंकि ये जैव विविधता से संपन्न होते हैं, जैव विविधता के समृद्ध स्रोत होते हैं। यानी अगर इन पे खतरा हुआ तो पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो चौपट हो जाएगा, चरमरा जाएगा। तो इसीलिए ये जो जैसे आपका हुआ समुद्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है, वो बायोम का निर्माण करते हैं, तो वैसे ये, तो इसी को बचाने के लिए पिछली बार एक और कृत्रिम तरीके से जब हम प्रवाल भित्तियों का कृत्रिम तरीके से पुनर्स्थापन, संवर्धन और उनका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, तो कृत्रिम तरीके से अगर किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी किस नाम से जानी जाती है, जब कृत्रिम तरीके से किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी बायोराक। पिछली बार यूपीएससी का आप आईएएस का पेपर उठा के देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका कितना आसान पूछा गया था, चर्चा में रहने वाली
बायोराग टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण से है, यानी प्रवाल भित्तियों के संरक्षण से है। अब जब इनको नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से इनको रिस्टोरेशन करने का प्रयास किया गया, तो एक टेक्नोलॉजी इस बार चर्चा में है जिसे क्रायोमेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता दोस्तों? क्रायोमेश के नाम से जाना जाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये पहला वाला हो जाएगा, प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप में पुनर्स्थापन। प्राकृतिक रूप में पुनर्स्थापन, इसमें जो टेम्परेचर माइनस में लाया जाता है, -196 सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता, यानी इसमें लार्वा को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। -196 सेंटीग्रेड, सोचिए फ़ारेनहाइट निकालोगे तो आप निकालिएगा C/5 बराबर F-32/9 फार्मूला से, तो उससे फ़ारेनहाइट में भी निकल आएगा। एक ध्यान रखिए, -196 सेंटीग्रेड पर लार्वा जो होते हैं प्रवाल भित्ति के, उनको क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता, विकसित करने का, उनको संरक्षित करने का आगे प्रयास किया जाता, और इस प्रकार प्रवाल भित्तियों का संरक्षण संवर्धन हो पाता है। और ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? इसी को क्या कहा जाता? क्रायो। क्रायो का मतलब होता निम्न, लो, निम्न टेम्परेचर पर, यानी क्या किया जाता, प्रवाल भित्ति का संरक्षण किया जाता है। अब इसमें आइए प्रवाल भित्ति, तो भारत में आपसे पूछा जाए कहां कहां प्रवाल भित्ति पाई जाती है। भारत में इससे क्वेश्चन आ चुका है, भारत में प्रवाल भित्ति कहां कहां पाई जाती? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में देखो 2 जगह पाई जाती है। यहां पर क्या, मन्नार की खंवरी। कौन सी है? मन्नार की खंवरी। ध्यान से समझिएगा, ये श्रीलंका, तो यहां पर कौन है? मन्नार की खंवरी। कौन सी है? मन्नार की खंवरी। तो भारत में एक तो ये मन्नार की खंवरी हो गया, एक ये वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो ये कौन है? खंभात की खंवरी। खंभात की खंवरी कौन सी है? खंभात की खंवरी। मन्नार की खंवरी, खंभात की खंवरी, 2 ये हो गया। तो कहां कहां पाई जाती? मन्नार की खंवरी, खंभात की खंवरी, और यहां पर देखिएगा ये वाला कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। और इधर वाला आइए, ये वाला, ये क्या कहलाता? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4, केवल ध्यान रखिएगा, भारत में केवल अगर प्रवाल भित्ति पूछा जाए कहां कहां पाई जाती, तो केवल 4। और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत में 4 जगह पाई जाती है। कहां? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंभात, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार में भारत में क्या पाया जाता? प्रवाल भित्ति पाई जाती है। आप कहेंगे प्रवाल भित्ति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसलिए क्योंकि जैव विविधता के दृष्टि से ये एक समृद्ध क्या होता? सोर्स होता है, जिससे पूरा का पूरा हमारा जो पर्यावरण है वो क्या होता है? संतुलित होता रहता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। रखने क्या, आपके सारे क्वेश्चन आपके क्या खत्म हो गए। और ये क्लास आपकी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप कृपया 8 बजे अपने दोस्तों मित्रों, अब डेली बेसिस पे 8 बजे आपकी ये लाइव क्लास होगी, जिसमें करंट के साथ साथ हम किसका क्या करेंगे? स्टैटिक वाले सेक्शन का भी निपटारा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आज से हमने शुरू भी कर दिया है। और यकीन मानिए एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता। बाकी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना, कुछ भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो इसी टाइप का आएगा। अब एग्जाम में फिर आप क्लास रेगुलर बेसिस पे करिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी? लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यानी इसमें जो चीज़ें लिखे हैं इसकी लिखित के साथ और साथ में दोनों पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं, अगली क्लास में उसको भी शामिल किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।